हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये जो लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर थर्ड है, जो स्पेशल लेक्चर तीसरा है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कराए हैं, स्पेशल लेक्चर 2 कराए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। और हमने एमटीएस के लगभग 200 क्वेश्चन वाली एक वीडियो कराई है। और क्योंकि जीके के लिए आप कोई भी सीरीज देख सकते हैं, कोई भी, क्योंकि जीके का कह सकते हैं कि बहुत विस्तृत है। आप जहां से भी आपको क्वेश्चन सीखने के लिए या पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं वो जाके। तो ये जो एमटीएस के 200 क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आप जाके देख सकते हैं इस वाली वीडियो को। और एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, जेई टेक्नीशियन, ग्रुप डी, तो इसके लिए ये बेहतर क्लास है। तो जो पहला हमारा प्रश्न है वो है, जो पार्श्व मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो जो पार्श्व टेम्पल है वो कौन से राज्य में है, पहला प्रश्न ये है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो पार्श्वनाथ टेम्पल है, ये कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में एक मतलब खुजारो टेम्पल भी है, खुजारो टेम्पल, ये भी कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में। राजस्थान में आपका कौन सा मंदिर है, दिलवाड़ा टेम्पल। राजस्थान में कौन सा आपका, दिलवाड़ा। तो ये माउंट आबू में है, माउंट आबू में है। और ये जैन मंदिर है, जैन टेम्पल है। तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि दिलवाड़ा टेम्पल मतलब किस भगवान से या किस धर्म से रिलेटेड है, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है आपके लिए। और जो अब है हमारा, जो केरला में है, तो केरला में जो मंदिर है वो है आपका सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल। तो ये कहाँ है आपका, केरला में। ये टेम्पल इसलिए फेमस है क्योंकि ये लास्ट ईयर विवाद रहा था सबरीमाला पर, मतलब कई सालों से विवाद है कि इसमें मतलब महिलाएं कुछ मतलब स्पेशल कह सकते हैं हम, महिलाओं के ऊपर विवाद रहा था। और जो कर्नाटका में है, कर्नाटका में आपका हम्पी टेम्पल है, हम्पी टेम्पल। तो ये जो टेम्पल हैं आपके आप इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला जो, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो प्रश्न है वो है, जो संविधान मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके मतलब उसमें से कौन से जो मेंबर थे वो शामिल नहीं थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो प्रश्न ये है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कितने, मतलब इसमें से कौन से सदस्य हैं जो शामिल नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एवी ठाकुर। जो एवी ठाकुर थे, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी डीसी, इसमें जो एवी ठाकुर थे ये शामिल नहीं थे। अब हम बात करते हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे, 7 थे। तो डायरेक्टली आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे, 7 थे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी कब मतलब स्थापित की गई, 1947 को। तो एक अच्छा प्रश्न ये भी है कि जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो कब एस्टेब्लिश्ड की गई, कब, 1947 को। और अब हम बात करते हैं इसके जो टोटल 7 मेंबर थे, आपको यहाँ 3 तो दिए हैं। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर, तो ये कौन थे, चेयरमैन थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और जो ये आप देख रहे हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, आप दूसरा मान सकते हैं। और गोपाल स्वामी अय्यर थे, अयानगर थे। और के एम मुंशी जी थे। और आपके अलादी कृष्ण स्वामी थे, कृष्ण स्वामी। और आपके टीटी कृष्णमाचारी थे, टीटी कृष्णमाचारी।
तो ये 7 मेंबर कमेटी थी और जो AB ठाकुर थे वो इस कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन सी कमेटी के मतलब कौन सी कमेटी ने कहा कि इनको मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको संविधान में शामिल किया जाए। तो प्रश्न ये है आपका, जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी किसके मतलब कौन सी समिति के सिफारिश पर शामिल की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जो मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं तो ये कौन से मतलब ये जानेंगे कि कौन से पार्ट में आते हैं और कहाँ से लिए गए हैं। तो कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये कि कौन सी समिति के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो पहला आपका पॉइंट हो गया रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। और ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, बोरोड फ्रॉम रसिया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये कहाँ से ली गई हैं, रसिया से। और ये पार्ट कौन से में आती हैं, भाग 4A में आते हैं ये। और जो आर्टिकल है मतलब आर्टिकल कौन से आर्टिकल में, 51A आर्टिकल में आती हैं। और इसको मतलब कब ऐड किया गया है, तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको संविधान में कब ऐड किया गया है। तो इनको जब थोड़ा पेन हम यहाँ चेंज करते हैं, तो इनको मतलब 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में इनको ऐड किया गया था। तब ये मतलब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। और अभी करंट में तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि करंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो करंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और जो पहले 1976 में 10 थी और ये 2002 में एक नई फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और नई ऐड की गई थी, राइट टू एजुकेशन। ये वाली जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी तो ये ऐड की गई थी। तो इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं। देखिए यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर हो गए कि जो फंडामेंटल ड्यूटी, आपको यहाँ से इस तरह से ही प्रश्न मिलेगा और कोई मतलब प्रश्न बनने की चांस नहीं है। और ये है कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि हम अपने नेशनल फ्लैग है उसका सम्मान करें, नेशनल प्रॉपर्टी को मतलब हानि न पहुंचाएं। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब लड़ा गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक ये सेकंड वर्ल्ड वार था। वर्ल्ड वार तो ये तब लड़ा गया। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वर्ल्ड वार, तो ये आपका 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था। तो डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत कब हुई, तो 1914 में, खत्म कब हुआ, 1918 में। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत 1939 में, खत्म कब हुआ, 45 में। और आपका ये एक नागासा और हिरोशिमा पर जो बम फेंका था तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार में ही फेंका गया था। और इसके ऊपर अगर आपने हॉलीवुड एक फिल्म बनी है ओपेनहाइमर, तो ये जो ओपेनहाइमर थे फादर ऑफ एटम तो ओपेनहाइमर, तो इनके ऊपर ये फिल्म बनी है। तो बहुत अच्छी है, अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो अभी ये जो
आपके अवार्ड में, ऑस्कर अवार्ड में, ये ऑस्कर अवार्ड भी मिला है इसको, ओपेनहाइमर को। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि 2023 की किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ओपेनहाइमर को मिला है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है यहाँ आपके लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, प्रश्न है, वो है आपका ईरान का प्राचीन नाम क्या है। तो ईरान का जो प्राचीन नाम था वो था पर्सिया। और आपका जो मतलब पर्सिया ये ईरान का नाम था। और आपके जैसे मेसोपोटामिया है, तो इसका जो पुराना नाम था, मतलब एंशिएंट नेम जो था वो था जजीरा, या अलजीरा भी था, अलजीरा, जजीरा या अल जजीरा, जजीरा या अल जजीरा भी बोलते थे। और जो गौल था इसका नाम था गलिया, और जो साइलोन था इसका नाम अब फिलहाल में क्या है, श्रीलंका। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मतलब ये वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस नॉट प्रेजेंट इन इंडिया फॉर द कॉमन मैन एट द इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम इनमें से कौन सी सर्विस प्रेजेंट नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉल सेंटर। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब कॉल सेंटर उपलब्ध नहीं थे। और जो टेलीग्राफ सेवा थी ये उपलब्ध थी, तो ये सही है। रेलवे सेवा थी, क्योंकि रेलवे जो था 1853 में आ गया था। और इस टाइम पर ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई टू ठाणे चली थी। और इस टाइम पर कौन मतलब गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड डलहौजी इस टाइम पर लॉर्ड गवर्नर जनरल थे। और ये पोस्टल सर्विस भी थी उस टाइम पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉल सेंटर। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है नेम द आर्किटेक्ट हु डिजाइन द न्यू दिल्ली। उस टाइम पर दिल्ली मतलब खाली दिल्ली ही बोला जाता था। अभी नेशनल कैपिटल एनसीटी दिल्ली बोलते हैं। तो ये 1992 में हुआ था एनसीटी दिल्ली। तो ये जो एनसीटी दिल्ली था एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। जो राष्ट्रपति भवन है ये एडविन लुटियंस ने किया था। और जो इंडिया गेट है इसका भी डिजाइन किसने किया था, एडविन लुटियंस ने। लुटियंस बैंगलो हैं और उधर। तो ये जो चीज मतलब ये थे राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, तो एडविन लुटियंस ने ये डिजाइन किए थे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जो भारत के बिस्मार्क किससे कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वल्लभ भाई पटेल। और इनको बिस्मार्क भी कहा जाता है और सरदार भी कहा जाता है। तो सरदार इनको जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। गांधी जी ने भी भाग लिया था उधर। तो ये गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सबसे लंबी प्रतिमा है वो भी गुजरात में ही है। और जो इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस ये भी कहा जाता है, सिविल सर्विस। और जो सिविल सर्विस डे है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। तो जो
जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनको चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, इनको बच्चों से बड़ा लगाव था तो इनको चाचा नेहरू नेहरू बोला जाता था। और जो सरोजनी नायडू थी, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही है, राज्यपाल। और जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इनको लोकमान्य की उपाधि थी, मतलब इनको जो उपनाम था वो लोकमान्य था। बाल गंगाधर तिलक थे, वैसे इनका जो उपनाम था लोकमान्य था। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मतलब जो लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? तो लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन था। और मतलब ये भी था कि जो इंडिपेंडेंट वायसराय ये भी थे। और जो फर्स्ट इंडियन वायसराय मतलब फर्स्ट इंडियन वायसराय जो थे वो थे सी राजगोपालाचार्य, तो ये भी थे। और जो लॉर्ड कर्जन वो थे, तो इनके टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये कब पास हुआ? तो जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये 1784 में पास हुआ, 1784 में। और इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं, हेलेना एक्ट। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है व्हाट इज द मेजर्ड इन जूल? तो जूल में क्या मापा जाता है? तो जो एनर्जी है वो किस में मापी जाती है? जूल में। जूल में क्या मापी जाती है? एनर्जी। और वर्क को भी किस में मापते हैं? जूल में। और जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में मापी जाती है। और जो आपका फोर्स है वो न्यूटन में मापा जाता है, जो एसआई यूनिट है उसका, तो न्यूटन में मापा जाता है। और जो पावर है ये वाट, इसका जो वाट एसआई यूनिट क्या है? वाट। तो फोर्स का न्यूटन है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, एनर्जी का जूल है और वर्क का भी है। तो अगला जो तो ये हमारा ये अगला प्रश्न है वहाँ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, क्योंकि देखिए मैं आपसे मतलब ये नहीं कह रहा, अगर वाकई आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं अच्छा लगा तो नहीं करें। अगर आपको वाकई हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर। तो जो वैक्यूम ट्यूब थे वो ट्रांजिस्टर के द्वारा रिप्लेस किए गए। तो वो जो ट्रांजिस्टर थे वो कौन सी जनरेशन में आए? तो थोड़ा हम यहाँ बात करते हैं जो फर्स्ट जनरेशन में मतलब कौन सा जो कंप्यूटर आए थे और सेकंड में कौन से। तो जो फर्स्ट जनरेशन में आए थे वो आए थे आपके वैक्यूम ट्यूब। और जो सेकंड जनरेशन में आए थे वो आपके ट्रांजिस्टर्स। और जो आपके थर्ड जनरेशन में आए थे, यहाँ जनरेशन लगा लेना, तो आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो आपके फोर्थ जनरेशन में आए थे तो वो थे VLSI, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं इनको, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो आपके फिफ्थ जनरेशन में आए वो आए ULSI, अल्ट्रा
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो इसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ अब देखिए आपका प्रश्न क्या पूछा था, वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में आए, आपके सेकंड जनरेशन में। तो ये किसके द्वारा रिप्लेस्ड किए गए, ट्रांजिस्टर जो थे वो सेकंड जनरेशन में आए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड जनरेशन। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको, ये हमारा लास्ट प्रश्न था, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि बताएं आपको मतलब आगे भी हम वीडियो लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें